डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 101 से लेके 120 तक। और इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली कर्व सर्वेइंग के टॉपिक से हैं और ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 में पूछा है कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए LR होता है वो कांस्टेंट होता है। L यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व है, R है वो रेडियस है। तो L है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R के, ये R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/L के। और यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। सी में गिवन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेन कर्व, और ये आंसर गिवन है, जबकि ऐसा नहीं होगा। मेन कर्व की रेडियस जितनी है उतनी रेडियस आइडियल ट्रांजिशन कर्व की होगी जहां पे वो एंड हो रहा है, बट इनमें कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं होता है। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, बट आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली की जगह यहाँ पे आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, ये ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ पे रेडियस है वो इनफाइनाइट है, यहाँ पे रेडियस है वो मेन कर्व के रेडियस के इक्वल है। यहाँ पे L पे 0 है तो R इनफाइनाइट है, और R1 इसके इक्वल है तो L है वो मैक्सिमम है, और इनफाइनाइट से यहाँ तक रेडियस है वो रिड्यूस हो रही है, और L है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर आंसर करेक्शन के बाद में ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102। क्वेश्चन 102 में पूछा गया है कि क्यूबिक स्पाइरल जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व, जिसको हम क्लोथोइड भी बोलते हैं, उसकी एक इक्वेशन डिराइव की जाती है। उस इक्वेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, जिससे हमें दो अलग अलग इक्वेशन मिलती हैं। एक होती है क्यूबिक स्पाइरल, एक होती है क्यूबिक पैराबोला। तो क्यूबिक स्पाइरल की इक्वेशन होती है L3/6RL, जो कि ऑप्शंस में किसी में भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। आंसर की में आंसर दिया है ऑप्शन बी, बट बी है वो पैराबोला की इक्वेशन है जो इसने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछी है, तो ये नहीं हो सकता। और रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो सर्वेइंग की बीसी पूनमिया की बुक का जो पार्ट 2 वॉल्यूम 2 है, उसमें कर्व सर्वेइंग के चैप्टर में जहां पे ट्रांजिशन कर्व के बारे में गिवन है, वहां पे आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। पुराने बुक में पेज नंबर 180 पे गिवन है। अगर नया वर्जन है, कोई नया एडिशन है, तो फिर डिफरेंट पेज नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103। इसमें पूछा है क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन। तो ये होती है x3/6RL। यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन ए, बट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में ही सेम है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104। क्वेश्चन 104 में पूछा गया है कि लेमनिस्केट कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो ये होती है लेमनिस्केट कर्व की इक्वेशन, और इसको बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व भी बोला जाता है। ये थ्रू आउट द लेंथ ट्रांजिशनल होता है। तो ऑप्शंस में गिवन है उनमें कोई भी बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व की इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105। क्वेश्चन 105 में पूछा है कि मैक्सिमम डेविएशन एंगल जो होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व में और मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल होता है, उनका क्या रेशियो होता है। तो पहले तो डायग्राम में ये पता होना चाहिए आपको कौन सा डेविएशन एंगल है और कौन सा पोलर डिफ्लेक्शन एंगल है। ये बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व है, ये वाला कर्व है जो आर्क से आपको ये दिख रहा है, ये कर्व है। इसमें एक तो इनिशियल पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, और एक अगर ये लास्ट पॉइंट है, पी पॉइंट है, इस पे अगर कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो इस तरीके से जाएगी। तो इनिशियल वाली टेंजेंट और जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर करें, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है फाई, जिसको बोला जाता है डेविएशन एंगल। और एक होता है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। पोलर डिफ्लेक्शन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है
और जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन इनिशियल टेंजेंट के साथ में जो एंगल बना रही है उसको बोला जाता है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। जो ये वाला एंगल होगा ये इनिशियल टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है जिसको बोला जाता है पोलर रे। इनके बीच का ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है अल्फा पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन सर्विंग में जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे कवर किया है, बट डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा और आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अल्फा इक्वल होता है 5/3 के। तो यही पूछा गया है यहाँ पे अल्फा और फाई का रेशियो, 5 और अल्फा का रेशियो तो हो जाएगा 3, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5/अल्फा इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस जो लेमनिस्केट कर्व की होगी, जिसका मैक्सिमम पोलर एंगल है, वो कितनी होगी। तो एक तो मैक्सिमम पोलर एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा। तो जैसे कि ये कोई लेमनिस्केट कर्व है, इस पे मैंने कोई पॉइंट लिया है Q। इस Q पॉइंट के लिए पोलर डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए इस Q पॉइंट को जो O ओरिजिन वाला पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे और इसको बोलेंगे पोलर रे। और ये पोलर रे जो इनिशियल वाली टेंजेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये वाली, इसके साथ में जो एंगल बना रही है ये एंगल होता है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। और जैसे जैसे ये Q चेंज होगा अल्फा भी चेंज होगा। तो थ्रू आउट द ट्रांजिशन कर्व अल्फा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है, और जो ट्रांजिशन कर्व का एंड पॉइंट है वहां पे अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। जैसे अभी अल्फा इतना है, और अगर इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो ये वाला एंगल अल्फा है तो इससे ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, तो रेडियल डिस्टेंस से यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है जो पोलर रे हमने ड्रॉ की थी उसकी लेंथ, और उसकी लेंथ का एक फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू 3r sin 2α। b यहाँ पे पोलर रे की लेंथ है और r है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो है। जैसे कि ये पॉइंट P है ये वाला, तो b तो इसकी लेंथ है ये जो पोलर रे है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अगर यहाँ पे इस रेडियस को बनाते लेते हुए हम एक सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बनेगा, तो उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये होगा ये r। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाला होगा जो ट्रांजिशन कर्व का एंड पॉइंट है, और ट्रांजिशन कर्व के एंड पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैपिटल R के इक्वल होगी, जो कि मेन सर्कुलर वाला कर्व है उसकी रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल जहां पे बनेगा वहां पे R इसके इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी 3r sin 2α, और B हो जाएगी उस पॉइंट की पोलर जो रे है उसकी डिस्टेंस। तो ये गिवन है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107। क्वेश्चन 107 में पूछा गया है कि लेमनिस्केट कर्व के लिए जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा और मैक्सिमम पोलर एंगल होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फा इक्वल होता है डेल्टा/6 के। आप चाहे तो डायरेक्टली याद रख सकते हो फॉर्मूला, आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। इसको डिराइव कैसे किया जाता है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार। ये बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि थ्रू आउट ट्रांजिशनल होता है। मोस्टली जब हमें अलाइनमेंट में चेंजेस करने होते हैं तो हम एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं, और उसके आगे पीछे तो ट्रांजिशनल कर्व प्रोवाइड करते हैं। बट कभी कभी इनकी जगह हम एक सिंगल लेमनिस्केट ट्रांजिशनल कर्व प्रोवाइड करवा देते हैं, और सर्कुलर कर्व नहीं प्रोवाइड किया जाता। जो डायरेक्शन अलाइनमेंट में जो चेंजेस होगा वो हम इस लेमनिस्केट कर्व की हेल्प से अचीव करते हैं। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से ये लेमनिस्केट कर्व स्टार्ट हो रहा है, ये लेमनिस्केट कर्व है, और यहाँ पे जाके ये T2 पे लेमनिस्केट कर्व एंड हो रहा है। पहले इसका अलाइनमेंट ये था लेमनिस्केट कर्व के स्टार्ट होने से पहले, उसके बाद में इसका ये अलाइनमेंट है। ये वाला एंगल है ये डिफ्लेक्शन एंगल है। सेम सर्कुलर कर्व में इसी तरीके से डिफ्लेक्शन एंगल होता था, और इस डिफ्लेक्शन एंगल की हेल्प से हम ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है
AVM, ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला एंगल, जो कि आएगा ये डेल्टा है और ये आएगा पाई माइनस डेल्टा, और ये पूरा पाई माइनस डेल्टा है तो इसका हाफ हाफ निकालना है, तो ये बाई 2 हो जाएगा दोनों साइड, तो ये 90 माइनस डेल्टा बाई 2, ये भी हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा बाई 2। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये सेंटर वाला जो अपेक्स पॉइंट है उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और ये एक ऊपर से परपेंडिकुलर डाली है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि फाई होता है डेविएशन एंगल, जो कि बनता है इनिशियल टेंजेंट और जिस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं उस पे एक टेंजेंट बनाते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल। तो इनिशियल टेंजेंट तो ये वाली लाइन थी, इस पॉइंट को m को हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो इन दोनों के बीच का एंगल है, इसको हम बोलते हैं फाई। और हमें एक रिलेशन पता है कि फाई होता है वो 3α के इक्वल होता है, या अल्फा होता है वो 5/3 होता है, तो इसको हमने लिख दिया फाई इज इक्वल टू 3α। अल्फा अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे अल्फा भी बन रहा है, अल्फा जो है वो T1 से m को हमने कनेक्ट किया, ये हो गई पोलर रे, और ये थी इनिशियल वाली टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल है ये अल्फा एन है। m वाले पॉइंट के लिए जो अल्फा है उसको अल्फा एन से डिनोट किया है। अगर हम बीच में कोई आर्बिट्री पॉइंट लें जैसे कि ये P, तो इसके लिए एंगल है उसको अल्फा से डिनोट किया है। ऐसे हर एक पॉइंट के लिए अल्फा की वैल्यू है वो अलग होगी, और 5 है वो इस अल्फा एन के, जो कि m के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा है, उसका 3 टाइम्स होगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, तीनों है एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इनका सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 3α n प्लस 90 माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस 90 ये वाला एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू 180। 90 कैंसिल हो गया 180 से, और 3α n आ गया डेल्टा बाई 2 के, और यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा एन विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई 6। तो ये डेल्टा बाई 6 आ गया यहाँ पे पोलर डिफ्लेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल के बीच का रिलेशन। अल्फा पोलर डिफ्लेक्शन एंगल है और डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। ये भी पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी पे बेस्ड है। इसने बोला कि एक राइट एंगल का बेंड आ रहा है, ऐसे थी रोड फिर ऐसे हो गई, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना हुआ? पहले अगर स्ट्रेट जाती तो ये रोड इस तरीके से जाती, अभी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो डेल्टा होता है वो यहाँ पर है 90 डिग्री। और हमसे पूछा है मैक्सिमम पोलर एंगल जो होता है अल्फा एन, जो कि होगा डेल्टा बाई 6। तो 90 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। क्वेश्चन 109 में पूछा गया है कि कोई लेमनिस्केट कर्व है जो कि कनेक्ट कर रहा है दो पैरेलल रोड्स को, तो यहाँ पर मैक्सिमम पोलर एंगल जो है, जिसको हम मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो एक तो पैरेलल रोड्स को कनेक्ट कर रहा है तो डेल्टा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। जो एंगल बन रहा है इनके बीच में डिफ्लेक्शन एंगल वो, और जो पोलर मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल होता है अल्फा, इसकी वैल्यू होती है हमें पता है डेल्टा बाई 6। तो 0 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, 180 डिग्री हो सकता है, तो 180 डिग्री अगर डेल्टा होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110। क्वेश्चन 110 में पूछा है कि आर है वो रेडियस ऑफ मेन कर्व है, एल है वो लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व है, तो कर्व के लिए शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? तो एस होता है एल स्क्वायर अपॉन 24R। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस के हिसाब से कर सकते हो। इसकी यूनिट होगी लेंथ, ये होगा लेंथ क्यूब तो ये नहीं हो सकता, ये होगा लेंथ स्क्वायर तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो रहा है लेंथ रेज टू पावर 0 यूनिट लेस है तो ये भी नहीं हो सकता,
और ये भी सेम रिडंडेंटलेस आ रहा है, तो फिर आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। बट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111। 111 में गिवन है कि कोई ट्रांजैक्शन कर्व है जिसकी लेंथ है वो L है, कनेक्ट कर रहा है एक सर्कुलर कर्व से जिसकी रेडियस R है, और पूछा है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ टेंजेंट फॉर द जंक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन सर्कुलर कर्व। तो जो जंक्शन पॉइंट है उसको अगर हम इनिशियल जो स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे कनेक्ट करते हैं तो वो उस लाइन को बोला जाता है पोलर रे, और ये इनिशियल टेंजेंट के साथ में जो एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, और हमें पता है कि अल्फा होता है, इसकी वैल्यू होती है 5/3, और फाई का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा। फाई जो है एंगल ऑफ डेविएशन भी जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है L²/2RL। इस इक्वेशन से किसी भी पॉइंट के लिए जिसके लिए आपको लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन पता है उसके लिए डेविएशन एंगल निकाल सकते हो। जो एंड वाला पॉइंट होगा उसके लिए लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन कर्व होगी स्मॉल l विल बी इक्वल टू कैपिटल L। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी L²/2RL, और ये हो जाएगा L/2R। और L/2R अगर हम यहाँ पे रखें फाई की जगह तो ये आ जाएगा L/6R। तो ये कहीं पे भी ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 112 में जो मेन कर्व है उसकी रेडियस गिवन है और ट्रांजैक्शन कर्व की लेंथ गिवन है, और पूछा है कि टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनेगा, जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे ट्रांजैक्शन कर्व एंड हो रहा है उस पॉइंट पे एक पोलर रे हम बनाएंगे, उसका टेंजेंट के साथ में एंगल लेंगे, वो कितना होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल होता है अल्फा होता है। ये कर्व पे हमने कोई पॉइंट लिया है P, इसको इनिशियल वाले पॉइंट से कनेक्ट करें तो इसको बोलते हैं पोलर रे, और ये यहाँ पे इनिशियल टेंजेंट जो कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसके साथ में जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं अल्फा, और जो ट्रांजैक्शन कर्व का एंड पॉइंट होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अल्फा हमसे पूछा गया है, और जैसे कि क्वेश्चन 111 जो पिछला क्वेश्चन है जस्ट ये वाला, इसमें हमने डिराइव किया कि अल्फा इक्वल होता है L/6R के। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। लेंथ ऑफ कर्व है 100, तो L की जगह आ जाएगा 100/6 × 300, तो ये आ जाएगा 1/18। ये अभी आया रेडियन में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तो ये आ जाएगा 1/18 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। इसको सॉल्व करोगे तो 3 डिग्री 11 मिनट आ जाएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113। 113 में पूछा है कि लेबनिज के ट्रांजैक्शन कर्व को जब हम सेट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा को कोऑर्डिनेट लेते हैं पोलर डिफ्लेक्शन एंगल, और इसकी हेल्प से इस कर्व को सेट किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114। क्वेश्चन 114 में गिवन है कि कोई मेन सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस r है, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा है, पोलर डिफ्लेक्शन एंगल है वो अल्फा है, तो इसकी रेडियल डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, b इक्वल टू होता है 3r sin 2 अल्फा। b यहाँ पे पोलर रे है, उसकी डिस्टेंस है, लेंथ है, जिसको हम रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं। r है वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने अल्फा और b की वैल्यू रख रहे हैं उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम जंक्शन पॉइंट की बात करें तो उसके लिए r की वैल्यू होगी कैपिटल R के इक्वल जो सर्कुलर कर्व की रेडियस है। तो b की जगह यह आ जाएगा 3r sin 2 अल्फा। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए जो ऑप्शंस में गिवन है उनमें भी, और इनको कंपेयर करने के लिए हमें पहले सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पता है कि स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल है, और अल्फा है वो डेल्टा बाई x के इक्वल है। ये पहले हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आज के लेक्चर में ही डिराइव। तो अल्फा डेल्टा बाई x के इक्वल है, तो इनमें हम ये वैल्यू रख के देखेंगे कौन सी वाली इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल पा रही है 3r sin 2 अल्फा की, वो वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 3r sin डेल्टा बाई 3 है,
तो डेल्टा की जगह रखेंगे हम 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 2 अल्फा, इसका स्क्वायर है, सॉरी रूट, स्क्वायर रूट है, तो साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, तो स्क्वायर आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगी इक्वेशन 3r साइन 2 अल्फा। तो ये इक्वेशन मैच हो रही है इससे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी में अगर आप रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन है वो कहीं पे भी नहीं आ रही है, तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 115 में गिवन है कि रेट ऑफ ग्रेड जो परमिटेड है वो r है और टोटल चेंज ऑफ ग्रेड है वो g% है, तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा? तो एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है, ये लेंथ के रिस्पेक्ट में है, ये मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो जनरली रेट ऑफ चेंज से समझा जाता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे लेंथ के रेस्पेक्ट में गिवन होता है और g% है, तो जो लेंथ ऑफ कर्व होगा वो होगा g डिवाइडेड बाई 100 इंटू r। तो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन बी है, बट ये नहीं होगा। और आप कैसे ये फॉर्मूला लिख सकते हो खुद से, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि 10 मीटर की लेंथ में जो ग्रेड में चेंज अलाउड है वो 0.1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हो जाएगा जो 1 मीटर में अलाउड है वो, जो कि होगा 0.1 अपॉन डिवाइडेड बाई 10। 10 मीटर में चेंज हो रहा है 0.1 का ग्रेड में, तो 1 मीटर में कितना होगा, वो रेट होगा r और वो होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 0.01। और मान लिया कि g की वैल्यू है 2%, फ्रैक्शंस में ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, या फिर मान लिया 20% है, 20% है तो ये आ जाएगा 0.2। अगर परसेंट में 20 है g की वैल्यू, तो फ्रैक्शंस में आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 100 0.2। तो 0.2 का हमें चेंज करना है ग्रेडियंट में, और 1 मीटर में जितना ग्रेडियंट चेंज अलाउड है वो है 0.01। तो कितने मीटर लेंथ चाहिए होगी हमें, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मीटर में आपको पता है कि इतना ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं और करना हमें इतना है, तो ये 1 का डिवाइड कर देंगे इसमें। और ये किसी भी बुक में वर्टिकल कर्व का जहाँ पे गिवन है, हाईवे की या सर्वेइंग की बुक, वहां पे ये मिल जाएगा। काफी जगह इसको g1 प्लस g2 करके लिखा हुआ है, जो टोटल चेंज ऑफ ग्रेडियंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116। क्वेश्चन 116 में गिवन है कि कोई वर्टिकल कर्व है जिसकी लेंथ है वो l है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर दो ग्रेड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक प्लस g1 है, एक माइनस g2 परसेंटेज में है, और हमसे डिस्टेंस पूछी है जो अपेक्स ऑफ वर्टिकल कर्व है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके बीच की। तो अगर डायग्राम में ये हम डिस्टेंस देखें तो वर्टिकल कर्व का जो अपेक्स पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है ये है, तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछी गई है। यहाँ पर एक हम इक्वेशन यूज करेंगे, एक तो x और y की फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, प्लस हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर PQ डिस्टेंस है, इसको h से डिनोट करें, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं h इज इक्वल टू kx स्क्वायर। x यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है एक्सिस वाली, और इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू kx स्क्वायर। h के टर्म हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, इससे कर्व के बीच की डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट h है, और x है वो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए पहले हमें k कैलकुलेट करना पड़ेगा, और k कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स h की वैल्यू और x की वैल्यू हमें पहले से पता हो। तो जो b वाला पॉइंट है, इसके लिए हमें x की वैल्यू तो पता है कि ये टोटल x है जो कि इक्वल होगा l के, लेंथ ऑफ कर्व है। इसके लिए अगर हम h कैलकुलेट कर ले तो हम k फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बार k फाइंड आउट हो गया उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना है h की वैल्यू। तो b वाले पॉइंट है, इसके लिए अगर हम h को लोकेट करें डायग्राम में, तो वो ये वाली डिस्टेंस होगी।
डी और बी के बीच की डिस्टेंस, ये कर्व पे पॉइंट है और ये जो टेंजेंट थी इनिशियल वाली जो इस तरीके से, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो डीबी को हम लिख सकते हैं डीई प्लस ईबी। ये ई है, ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है। अगर ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो ट्राइंगल बना रहे हैं, इस ट्राइंगल में हमें इसका ग्रेडियंट पता है और ये लेंथ होगी, ये l/2 होगी। जो अपेक्स वाला पॉइंट होगा वो l/2 डिस्टेंस पे होगा, ये भी l/2 होगी डिस्टेंस और आगे वाली भी l/2 होगी। तो इस वाले ट्राइंगल में हम DE कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा G1 इंटू l/2 इंटू 100। 100 इसलिए कर रहे हैं, ग्रेडियंट है वो परसेंटेज में गिवन है, हमें tan थीटा की फॉर्म में चाहिए तो फ्रैक्शंस में चाहिए। तो G1 को 100 से डिवाइड किया इंटू L डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। इसके बाद EB जो है वो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हम ये वाला स्लोप यूज करेंगे। तो ये तो आ गया DE, EB के में हम ये साइड और ये वाली साइड मिलके जो ट्राइंगल बना रहे हैं AEB, वो ट्राइंगल यूज करेंगे। तो EB आ जाएगा इसमें G2/100। साइन हम इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट वैल्यू, हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लेंगे। अगर आप साइन के साथ ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो तो G2, अब यहाँ पे अगर G2 की वैल्यू गिवन है -2%, तो मतलब G2 की वैल्यू यहाँ पे 2% ले रहे हैं हम, इंटू L/2। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा DB। तो DB आ जाएगा G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई 200 इंटू L। ये आ गई H की वैल्यू फॉर दिस पॉइंट B, और X है जो B पॉइंट के लिए, वो है L, जो कि टोटल लेंथ ऑफ द कर्व है। अब इसमें हम इसको पुट करके K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो H और X की वैल्यू आई है वो पुट करके। तो यहां से हमने जो H है B के लिए, HB है वो DB है, तो H की जगह ये रख दिया G1 प्लस G2 इंटू L डिवाइडेड बाई 200, X की जगह L लिख दिया। यहां से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी G1 प्लस G2 अपॉन 200 इंटू L। ये K की वैल्यू आ गई। अब हमें सेंटर पॉइंट है जो ये वाला, इसके लिए X की वैल्यू L/2 है, वो रख के जस्ट H कैलकुलेट करना है। तो H इज इक्वल टू KX², K की वैल्यू आ गई G1 प्लस G2 अपॉन 200 इंटू L मल्टीप्लाई बाई X है। X की जगह अब हम रखेंगे L/2, क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमें निकालना है और इसके लिए ये वाली लेंथ है, ये L/2 है। तो L/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा G1 प्लस G2, L ऊपर बच जाएगा, एक ऊपर L² है, नीचे L है, और ये 4 है, तो ये आ जाएगा 800। तो ये आ गया हमारे पास ये अपेक्स पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस, जो कि है H। तो ये गिवन है ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप G1 और G2 की वैल्यू किस तरीके से ले रहे हो वो डिपेंड करता है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। आंसर की में जो दिया है वो ये दिया है, बट अगर आप ये फॉर्मूला फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हो कहीं पे कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर G2 की आप जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अगर ये वाला कर रहे हो तो G2 को साइन के साथ में पुट करोगे, बट यहाँ पे इसने माइनस अलग से देके G2 दे दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से लिखा हो कि -8% है वो G2 है, -8% स्लोप है, तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो G2 की वैल्यू आ रही है 8%। मतलब या तो ये ऐसे लिखता है कि डाउनग्रेड G2% डाउनग्रेड है, तो उस केस में फिर हमें साइन के साथ लेना पड़ता, हम ये वाला अप्लाई करते। बट यहाँ पे इसने इस तरीके से लिखा है -G2%, तो इसलिए जो आंसर भी ऑप्शन सी दिया और मुझे भी जो करेक्ट लग रहा है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि -G2% में लिखा है, तो जस्ट G2 अगर हम पिक कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117। क्वेश्चन 117 में गिवन है कि
एक कर्व है, पैराबोलिक कर्व, जो कनेक्ट कर रहा है प्लस अपग्रेड G1% को और एक डाउनग्रेड G2% को। तो अपग्रेड स्लोप इस तरीके से होगा, डाउनग्रेड स्लोप है इस तरीके से होगा, और ये बीच में जो कनेक्ट कर रहा है ये वाला है, ये पैराबोलिक कर्व है। हमें इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन पूछी गई है, इसकी लेंथ है वो L है। तो हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन ये होती है जिसका ओरिजिन है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो x जब 0 है तो y भी 0 है, तो c 0 हो जाएगा, और dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2ax प्लस c। dy बाई dx मतलब यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये वाली लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप 0 है, तो 0 x की वैल्यू 0 है प्लस c, तो यहाँ से पता चल गया कि c भी 0 है, तो b और c दोनों 0 हो गए। इक्वेशन बच गई y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। इस इक्वेशन में अब a हमारे लिए अननोन है जो हमें कैलकुलेट करना होगा, और a को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करेंगे, और हमें इनका स्लोप पता है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। c तो 0 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू 2ax। अब जो इधर वाला स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके लिए x डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो x1 है, इसके लिए है वो x2 है। इधर वाले को हम नेगेटिव रखेंगे, इधर वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव रखेंगे, और इस वाले पॉइंट पे dy बाई dx जो स्लोप है उसकी वैल्यू है G1%, जो फ्रैक्शंस में हो जाएगा G1 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज इक्वल टू 2a इंटू x की वैल्यू है x1। इसी तरीके से हम अब x की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो ये माइनस x1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। इसी तरीके से हम G2 की इक्वेशन लिख सकते हैं। डिफरेंस ये है कि G2 है वो डाउनग्रेड मेंशन किया हुआ है, तो हमने अगर अपग्रेड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनग्रेड वाले को नेगेटिव लेना होगा, और ये इक्वल आ जाएगा 2ax2 के x2 इसका पॉजिटिव है। अब इस वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आ जाएगी -g1 प्लस g2, माइनस बाहर आ गया, अंदर g1 प्लस g2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस x2। कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस आ गया, ये प्लस बन गया। अब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को। इधर आ गया 2ax1 प्लस x2, इधर माइनस बाहर ले लिया, अंदर आ गया g1 प्लस g2 डिवाइडेड बाई 100। हमें पता है कि x1 और x2 दोनों को मिला के लेंथ ऑफ कर्व होगा, तो x1 प्लस x2 वो L से पुट कर सकते हैं, तो 2al इज इक्वल टू माइनस g1 प्लस g2 अपॉन 100। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस का बाहर है ये साइन, g1 प्लस g2 अपॉन 200l, और पैराबोला की हमारी इक्वेशन आई थी वो दो तो कैंसिल हो गए थे, ये वाली इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू g1 प्लस g2, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बाहर, 200l इंटू एक्स का स्क्वायर। और अगर ऑप्शंस मैच करें तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी में, माइनस का साइन यहाँ पे इग्नोर अगर करें हम तो फिर ये मैच कर रहा है, माइनस के साइन के साथ कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, y इज इक्वल टू g1 प्लस g2 अपॉन 200l। ये a की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118। क्वेश्चन 118 में पूछा है कि एक कोई वर्टिकल कर्व है, उसके लिए जो मिनिमम साइड डिस्टेंस है वो s है, हाइट ऑफ द ड्राइवर i जो है वो h1 है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है वो h2 है, रोड सरफेस से ऊपर s2 हाइट है ऑब्स्ट्रक्शन की, और लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व किससे ग्रेटर होना चाहिए इस केस में। तो आप इसका डेरिवेशन चाहें तो किसी भी हाईवे की बुक में आपको मिल जाएगा, बट डिराइव करने का एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप इसको डायरेक्टली याद रखो, और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, s स्क्वायर g अपॉन 200 रूट h1 प्लस रूट h2 का होल स्क्वायर,
और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी गिवन होगा बुक्स में, जहाँ पे H1 और H2 की इसने वैल्यू पुट कर दी है। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर वो वाला फॉर्मूला याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118। इसमें गिवन है कि राइट ऑफ वे की विड्थ है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी। तो ये सारे फैक्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल हैं इसको अफेक्ट करने के लिए। फॉर्मेशन विड्थ से भी होगी, टाइप ऑफ रोड कौन सा है, हाईवे अगर है तो ज्यादा चाहिए होगा राइट ऑफ वे। फंड की अवेलेबिलिटी पे भी होगी, क्योंकि राइट ऑफ वे वाली लैंड है वो एक्वायर करनी है, तो अगर फंड कम है तो राइट ऑफ वे की विड्थ हम कम रख सकते हैं। शोल्डर और बर्म से भी होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120। क्वेश्चन 120 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है और पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, और यहाँ पे दिए गए सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। स्टेटमेंट ए में गिवन है कि बोरोपिट्स हैं वो राइट ऑफ वे के आउटसाइड में लोकेट करते हैं। तो अर्थवर्क में जो होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में, मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जितना कटिंग में हमें मटेरियल मिल रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ मिल रहा है, वो ही फिलिंग में यूज हो, बैलेंस करें कटिंग और फिलिंग का वॉल्यूम एक दूसरे को। बट काफी बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर फिलिंग में हमें ज्यादा सैंड चाहिए, ज्यादा मिट्टी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें आसपास में कहीं पे कुछ बोरोपिट्स बनानी पड़ेंगी, जहां से हम डिग करके मिट्टी को लेके आके अपने फिलिंग में यूज कर लें। तो उनको बोलते हैं बोरोपिट्स। तो राइट ऑफ वे से तो इनको बाहर बनाया जाएगा, और ये राइट ऑफ वे के बोथ साइड भी लोकेटेड हो सकते हैं। अगर ये राइट ऑफ वे है तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। एक है स्पॉइल बैंक। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमें कटिंग में जितना मिट्टी मिल रही है वो सारी यूज नहीं हो रही है फिलिंग में, तो एक्स्ट्रा जो बच रही है उसको डिस्पोज करने के लिए स्पॉइल बैंक्स हम बनाते हैं, और ये एक साइड ऑफ राइट वे ही लोकेट किया जाता है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।